साथियों, राधे राधे। आप सभी का हमारी क्लास में तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। और जो हमारी पिछली क्लास थी, इस क्लास में हमने आज़ादी से पूर्व सरकार के स्वरूप, उसमें हमने जागीरदारी और जमींदारी व्यवस्था के बारे में हमने पढ़ा था। और जो आज हमारी जो छठी क्लास है, इस क्लास में हमने राजस्थान के भौतिक स्वरूप के बारे में हम पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम राजस्थान के भौतिक स्वरूप के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। पिछले अध्याय में हमने राजस्थान के राजनीतिक एवं प्रशासनिक स्वरूप तथा अवस्थिति का अध्ययन किया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राजस्थान के भौतिक प्रदेश कितने हैं? राज्य की पर्वतमाला सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? यहाँ की जलवायु कैसी है? आइए हमारे राज्य से संबंधित इन सभी प्रश्नों का उत्तरी इस अध्याय में हम समझने का प्रयास करते हैं। चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं। राजस्थान का भौतिक स्वरूप अत्यंत जटिल एवं विविधता युक्त है। राज्य के मध्यवर्ती भाग में स्थित अरावली पर्वतमाला विश्व की प्राचीनतम पर्वतमालाओं में से एक है। राज्य का पश्चिम भाग मरुस्थलीय है व दक्षिणी पूर्वी भाग पठारी है। अतः भू संरचना के आधार पर राजस्थान को 4 भौतिक भागों में बांटा गया है। देखिए दोस्तों, 4 भौतिक भाग कौन कौन से हैं? देखो दोस्तों, ये 4 भौतिक भाग हैं, जिसमें पहला देखो दोस्तों थार का मरुस्थल है। दूसरा देखो अरावली पर्वत प्रदेश। तीसरा देखो पूर्वी मैदानी भाग। और चौथा देखो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। आगे देखते हैं साथियों। पहला पढ़ते हैं हम, थार का मरुस्थल पढ़ते हैं। तो भारत की पश्चिम सीमा से लेकर मध्य राजस्थान में अरावली तक राजस्थान के पश्चिम भाग में विशाल थार का मरुस्थल स्थित है। यह राज्य के 12 जिलों में लगभग 61% भाग पर फैला हुआ है। राजस्थान की 40% जनसंख्या निवास करती है। यह मरुस्थल विश्व के अन्य मरुस्थलों की तुलना में अधिक जनसंख्या घनत्व, पशु घनत्व, वर्षा, खनिज विविधता, वनस्पति, सिंचाई के साधन, सर्वाधिक जैव विविधता आदि के कारण विश्व का सबसे धनी मरुस्थल कहलाता है। आगे देखते हैं साथियों, थार के मरुस्थल के बारे में और जानकारी। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर स्थित टीले मरुस्थलीय भाग को भारतीय महान मरुस्थल ग्रेट इंडियन डेजर्ट कहा जाता है। इस क्षेत्र में रेतीली मिट्टी व रेत के टीले पाए जाते हैं, जो हवा के साथ अपना स्थान बदल देते हैं। इन्हें बालुका स्तूप व स्थानीय भाषा में दोहरे कहते हैं। थार के मरुस्थल को स्थलीय विशेषताओं के आधार पर मरुभूमि, घग्गर का मैदानी भाग, अर्ध मरुस्थलीय भाग, नागौर की उच्च भूमि, अंतः प्रवाही प्रदेशों में व्यक्त किया गया है। दूसरा देखते हैं दोस्तों, अरावली पर्वतीय प्रदेश। दूसरा है अपना अरावली पर्वतीय प्रदेश। राजस्थान के मध्य भाग में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में राज्य के लगभग 9% भाग पर अरावली पर्वतमाला का विस्तार है। यह विश्व के सबसे प्राचीनतम पर्वतों में से एक है, जो दक्षिण में गुजरात के खेड़ब्रह्मा से उत्तर में दिल्ली के रायसीना तक 692 किलोमीटर में विस्तृत है। अरावली पर्वतमाला राजस्थान के 2 भागों को विभाजित करती है। 2 भागों में विभाजित कर देती है राजस्थान को। पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान 2 भाग हो गए। अरावली पर्वतमाला राजस्थान का सबसे उच्च भूभाग है। इस पर्वतमाला से विभिन्न प्रकार के खनिज संसाधन प्राप्त होते हैं। अरावली पर्वतमाला मरुस्थल के पूर्वी की ओर
विस्तार हो रहा है इसका। देखो, अरावली पर्वतमाला मरुस्थल के पूर्व की ओर प्रसार को रोकती है दोस्तों, ये रोकती है, सॉरी वो गलती से हो गया। इस पर्वतमाला में अधिकांश नदियों के उद्गम स्थल है। इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की वनस्पति, वन्यजीव एवं जड़ी बूटियां पाई जाती है। अरावली पर्वतमाला मानसून को रोककर पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान में वर्षा करती है। इन्हीं कारणों से अरावली को राजस्थान की जीवन रेखा कहा जाता है। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, यह सिरोही जिले के माउंट आबू में स्थित है और इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? 1722 मीटर। और ये देखिए राजस्थान का भौतिक मानचित्र है। यहाँ देखो घग्गर नदी है और ये चंबल का मैदान है दोस्तों। ये हाड़ौती का पठार हो गया, ये लूणी नदी है, यहाँ से निकलती है ये। आगे देखिए साथियों, पूर्वी मैदानी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश या मैदान, राजस्थान का पूर्वी भाग चंबल, बनास, बाणगंगा व उनकी सहायक नदियों द्वारा निर्मित है, जो विस्तृत रूप में गंगा का मैदान का ही प्रवाह है। यह मैदान राज्य के लगभग 23% पर फैला हुआ है। चंबल नदी के आसपास कोटा से धौलपुर तक का क्षेत्र नाली अपरदन के कारण अत्यधिक उबड़ खाबड़ हो गया, जिसे चंबल में बीहड़ या डांग या उत्खात भूमि के नाम से जाना जाता है। राजस्थान के सबसे उपजाऊ व सर्वाधिक जनघनत्व वाले इस क्षेत्र को राजस्थान की लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। कौन से क्षेत्र में? पूर्वी मैदानी प्रदेश में। राजस्थान के दक्षिणी भाग में बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ जिले में माही और सहायक नदियों द्वारा निर्मित कुछ मैदानी भाग, जिन्हें माही के मैदान के रूप में जाना जाता है, 56 गांवों का समूह है एवं 56 नदी नालों से निर्मित मैदान के कारण इसे 56 का मैदान भी कहा जाता है। आइए दोस्तों दक्षिणी पूर्वी पठार के बारे में पढ़ते हैं। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग को प्राचीन काल में हाड़ावंशी शासकों का क्षेत्र होने के कारण हाड़ौती का पठार भी कहा जाता है। राज्य के लगभग 7% भाग में फैले इस पठारी क्षेत्र की अधिकांश मिट्टी लावा निर्मित मध्यकाली है, जो उपजाऊ मिट्टी है। राजस्थान के अन्य पठारों में प्रमुख है सिरोही में स्थित उड़िया व आबू, उदयपुर, राजसमंद में स्थित बोराठ का पठार व चित्तौड़गढ़ में स्थित मेसा। चित्तौड़गढ़ एवं भीलवाड़ा जिले के पूर्वी भाग में स्थित उपरमाल व उदयपुर व प्रतापगढ़ में स्थित लासाड़िया का पठार आदि। आगे देखते हैं साथियों, जलवायु व ऋतु चक्र। राजस्थान की जलवायु पर मानसून का स्पष्ट प्रभाव है। प्रदेश की अक्षांशीय स्थिति और भारतीय उपमहाद्वीप में उत्तर पश्चिम स्थिति, समुद्र तल से दूरी, अरावली पर्वत की स्थिति, प्रदेश का विस्तार के कारण राजस्थान एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर पांच प्रकार की जलवायु परिस्थितियाँ उपलब्ध है। जहाँ राज्य के पश्चिम भाग में 61% भाग में शुष्क और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय जलवायु, वहीं अरावली के पूर्व में जयपुर व उत्तर पूर्वी जिलों में उपाद्र जलवायु, सवाई माधोपुर से लेकर उदयपुर तक आर्द्र जलवायु एवं दक्षिण में बांसवाड़ा व दक्षिण पूर्वी में झालावाड़ जिलों में अति आर्द्र जलवायु पाई जाती है। यहाँ
औसत वार्षिक वर्षा लगभग 100 सेंटीमीटर है। जलवायु की औसत अवस्थाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि राजस्थान भारत के अन्य प्रदेशों की तुलना में अधिक शुष्क है। ये देखिए दोस्तों, राजस्थान की औसत वार्षिक वर्षा का क्षेत्र दर्शाया गया है इस मानचित्र में। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि राजस्थान में मुख्यतः 3 ऋतुएं पाई जाती है, जिसमें ग्रीष्म ऋतु जो मार्च से जून, वर्षा ऋतु जो जुलाई से सितंबर और शीत ऋतु जो अक्टूबर से फरवरी तक। आगे पढ़ते हैं ग्रीष्म ऋतु। इस ऋतु में तापमान विभिन्न क्षेत्रों में सामान्यतः 30 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहता है। पश्चिमी राजस्थान में विशेषकर जैसलमेर है, बाड़मेर है, बीकानेर है, जोधपुर है, श्रीगंगानगर है, चूरू है आदि जिलों में तापमान 40 से 45 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है। और थार के मरुस्थल में रेतीले होने के कारण भारत में अत्यधिक गर्म प्रदेशों में से एक है। रेत जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी हो जाती है, अतः मरुस्थल में इस प्रदेश में ऋतु में दिन का तापमान बहुत बढ़ जाता है और रात में कम हो जाता है। इसे दैनिक वार्षिक तापांतर भी अधिक होता है। ऊंचाई के कारण माउंट आबू इस ऋतु में राजस्थान का सबसे ठंडा स्थान है, या ठंडा रहता है सबसे। आगे देखिए साथियों, ये भी जानते हैं दोस्तों, देखिए राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली अत्यंत गर्म व धूल भरी हवाओं को लू कहा जाता है। कभी कभी इनकी जो गति है वो 100 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक हो जाती है। वर्षा ऋतु देखते हैं साथियों। राजस्थान की 90 से 95% तक वर्षा इस ऋतु में होती है, जो मानसूनी हवाओं से जो जुलाई से सितंबर के मध्य होती है। यहाँ अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों शाखाओं के मानसून से वर्षा होती है। बंगाल की खाड़ी के मानसून से राजस्थान में अधिक वर्षा होती है, जो अधिकांश पूर्वी राजस्थान में होती है। अरब सागर के मानसून से अधिकांश वर्षा दक्षिणी राजस्थान में होती है। सर्वाधिक वर्षा झालावाड़ जिले में लगभग 100 सेंटीमीटर से होती है। इसे राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला माना जाता है और सबसे कम जैसलमेर को माना जाता है, जिसमें 10 सेमी वर्षा होती है। सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान जो है वो माउंट आबू है। औसत है 150 सेमी वर्षा होती है। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग से उत्तर पश्चिम भाग की ओर वर्षा लगातार कम होती जाती है। अरावली के पूर्व में 50 सेमी से अधिक और पश्चिम में 50 सेमी से कम वर्षा होती है। आगे देखिए साथियों, शीत ऋतु। राजस्थान में शीत ऋतु में तापमान धीरे धीरे कम होता जाता है और पश्चिम राजस्थान में रेत के अत्यधिक ठंडे हो जाने के कारण तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड या कुछ स्थानों पर इससे भी कम हो जाता है। ऊंचाई के कारण ही इस ऋतु में माउंट आबू राजस्थान में अत्यधिक ठंडा रहता है और इस ऋतु में आकाश साफ रहता है और मंद गति से पवन चलती है और उत्तर भारत में चलने वाली शीतलहर के प्रभाव से आने वाली ठंडी बहुत बढ़ जाती है। आगे देखिए साथियों, यह भी जानते हैं भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को मावठ या पश्चिमी विक्षोभ कहा जाता है। ये चक्रवात भूमध्य सागर से आकर राजस्थान के सहित उत्तर पश्चिम भारत में वर्षा करते हैं। यह वर्षा जो है वो गेहूं की फसल के लिए बहुत ज़्यादा लाभदायक मानी जाती है दोस्तों। आगे देखते हैं अकाल और मरुस्थलीकरण। राजस्थान में विशेषकर पश्चिमी राजस्थान में बार बार अकाल सूखा पड़ता है। इसका कारण है कि वर्षा की सामयिक समय पर वर्षा न होना, अपर्याप्त, अनिश्चित, अनियमित होना। जो वर्षा है वो सही टाइम पर नहीं होती है दोस्तों, जिसके कारण से सूखे की स्थिति बन जाती है।
इसके कारण पशु पक्षियों के लिए चारा, पानी, पशुओं के लिए अनाज, मनुष्यों के लिए अनाज, पेयजल की कमी की स्थिति हो जाती है। इसे अकाल कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसे? अकाल। कम वर्षा यहाँ की जलवायु का प्राकृतिक स्वभाव है, लेकिन मानवीय स्वार्थों ने जिस तरह विवेकहीन ढंग से वनों की कटाई की, भूमिगत जल का अति दोहन किया और पारंपरिक जल संसाधन प्रबंधन की उपेक्षा की, उसका प्रतिकूल प्रभाव प्रदेश के आर्थिक और सामाजिक जीवन पर पड़ा। आगे देखिए साथियों, भौतिक दशाओं एवं मानवीय कार्यों द्वारा जब उपजाऊ भूमि बंजर व रेतीली मिट्टी में परिवर्तित हो जाती है तो इस क्रिया को मरुस्थलीकरण कहते हैं। राजस्थान के पश्चिमी भाग में लगातार मरुस्थल का विस्तार हो रहा है, फिर भी वृक्षारोपण के द्वारा इसे कम करने का प्रयास किया जा रहा है। यह भी जानते हैं दोस्तों, प्रयास करने की बात है। देखो, आओ प्रयास करें भी। आपका ज़िला किस भौतिक प्रदेश में है और पहचान करनी है, और भौतिक जो प्रदेश है उसकी विशेषता बतानी है। ये टॉपिक का लास्ट पॉइंट था दोस्तों। और आगे की जो हमारी क्लास है वो जल्दी आ रही है, तो आप लाइक कीजिए दोस्तों और शेयर कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच दोस्तों। राधे राधे।